मृदा, माटी आदि कई नामों से जाने जाने वाली मिट्टी शायद सबसे अहम प्राकृतिक संसाधनों में से एक है और बिना इस बात को ध्यान रखे कि इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, हम इसकी उपेक्षा करते हैं। पानी और सूरज की रोशनी के अलावा खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में भी मिट्टी की अहम भागीदारी है। मिट्टी पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है जो उनकी बढ़वार के लिए आवश्यक है। उपजाऊ मिट्टी के बिना किसी भी वनस्पति का जीवित रहना मुश्किल है। इसलिए यह आवश्यक है कि मिट्टी का संरक्षण किया जाए और क्षय होने तथा रासायनिक संघटकों में बदलाव के कारण उसकी उर्वरता में कमी होने से बचाया जाए। कृषि के लिए मृदा प्रबंधन के उद्देश्य ये हैं कि अच्छी फसल बढ़वार, बीज अंकुरण, पौध का आना, जड़ों में वृद्धि, पादप विकास, दानों का बनना और कटाई के लिए हितैषी पर्यावरण तैयार करना। भारत आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है और गोदाम अन्न से भरे पड़े हैं। लेकिन हमेशा यही हालात नहीं थे। दुनिया की पूरी आबादी का करीब 18% हिस्सा भारत में बसता है, जबकि दुनिया का सिर्फ 2% भूखंड ही भारत को उपलब्ध है। आज भारत में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि है, लेकिन बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए कुछ ही वर्षों में ये भूमि अपर्याप्त हो जाएगी। ऐसे में आवश्यक है कि जो भूमि बंजर है, लवणीय है या क्षारीय है, उसे फिर से उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जाए। दुनिया की लगभग सभी प्रमुख सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी थीं और आज सभी जानते हैं कि नदी के पास की मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। इसीलिए आज भी नदियों, नहरों के किनारे ही खेती सबसे बढ़िया होती है। धरती का जीवन करोड़ों वर्ष पुराना है और शायद कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण ही चट्टानों, बड़े पत्थरों आदि के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण हुआ होगा। वैसे ये जानना भी बेहद जरूरी है कि मिट्टी बनी कैसे और कितने प्रकार की मिट्टी होती है। जो मिट्टी है ये चट्टानों पर जलवायु के प्रभाव से, चट्टानों के क्षरण द्वारा बनती है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि किस तरह की जलवायु किस क्षेत्र की है, उसके अनुसार अलग अलग तरह की मिट्टियों का निर्माण हुआ है। कहीं पर लाल मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं पर अम्लीय और क्षारीय मिट्टियाँ बन गई हैं। इसी प्रकार से मिट्टी के जो गुणधर्म हैं या उनके जो विशेषताएं हैं वो भी मिट्टी के इसी बात पर निर्भर करती है कैसी जलवायु की स्थिति में किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब खेती चूँकि मिट्टी पर ही हो सकती है, तो ऊपर की जो मिट्टी 6 इंच की है या 10 इंच की मिट्टी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस मिट्टी का जो गुण है या उसकी जो उर्वरता है उस पर ही ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की खेती कर पाएंगे। अब इतने प्रकार की मिट्टी है तो सभी के गुण, पोषक तत्व भी तो भिन्न भिन्न होंगे। पौधों की बढ़वार के लिए जितना जलवायु का अनुरूप होना आवश्यक है, उतनी ही भूमिका मिट्टी की भी है। अब जिस पौधे को लाल मिट्टी में होना है, उसकी बढ़वार काली मिट्टी में समान कैसे हो सकती है? हम इतना तो कह ही सकते हैं कि मिट्टी के प्रकार और जलवायु के अनुसार उसमें पोषक तत्वों का भी फर्क होगा। पर पहले जान तो लें कि कितने प्रकार के पोषक तत्वों से ये मिट्टी बनी है। देखिए, मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन सारे पोषक तत्व फसलों के लिए अति आवश्यक नहीं है। 17 पोषक तत्व फसलों के लिए बहुत आवश्यक हैं। उन 17 में से भी जो 3 पोषक तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये पानी और हवा से मिल जाते हैं। उसके लिए हमें कोई टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बाकी पोषक तत्व हैं उनको हम प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, द्वितीयक न्यूट्रिएंट कहते हैं और सूक्ष्म तत्व कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनकी अगर मिट्टी में पर्याप्त मात्रा नहीं है तो आप फसल वहाँ अच्छी नहीं ले सकते, उत्पादन लागत बढ़ेगी और उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल करना पड़ेगा।
इसलिए और मिट्टी की उर्वरता पर भी खराब असर पड़ेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि इस तरह हम मिट्टी की जांच करें और मिट्टी की जांच से इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि किन पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी है। किसान को अपने खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और शायद सबसे सार्थक कदम है सभी किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना। इससे किसानों को यह लाभ होगा कि उन्हें पता चल पाएगा कि उनके खेतों की मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और इसके अनुसार आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति करके वो अच्छी उपज भी ले सकेंगे और लागत में कमी आने से उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। क्षारीय और लवणीय भूमि में सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। मिट्टी सुधार की दिशा में एक अहम कदम जैविक खेती की दिशा में भी उठाया जा रहा है। एक बहुत आम गलती जो अधिकतर किसानों से हो जाती है वो है मिट्टी का सैंपल ठीक प्रकार से न लेना। अगर खेत की मिट्टी का नमूना ही गलत ले लिया तो इससे सारी जांच भी गलत हो जाएगी और नतीजे भी गलत ही आएंगे और इसका मतलब है खेती में नुकसान। मिट्टी का सैंपल लेने का भी एक तरीका है, जी हां, एक वैज्ञानिक तरीका। नमूना जैसा मैंने बताया कि अगर सही तरीके से नहीं लिया गया तो मिट्टी परीक्षण से कोई लाभ नहीं होता और बहुत बार मिट्टी परीक्षण का जो लाभ नहीं, कई बार किसान कहते हैं नहीं मिलता है, उसका कारण सही नमूना ना लेना है। नमूना देखिए, अगर हम खेती की फसलों की बात करें तो ऊपर के 6 इंच की मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। नमूना कभी भी खेत की मेड़ के पास से या कोई पेड़ खड़ा है उसकी छाया में या कोई गड्ढा है या गोबर की खाद का कोई ढेर लगा हुआ है उसके पास से नहीं लेना चाहिए। खेत में बेतरतीब चलते हुए 8-10 जगह से 1 एकड़ एरिया में से प्रति एकड़ से एक नमूना ऐसा मान के चलें और वो भी अगर उसकी टोपोग्राफी या लेवल फील्ड का एक जैसा है तो वहाँ से आप 8 से 10 जगह से 6 इंच का नमूना ले सकते हैं। वो नमूना लेने के लिए भी आप ऐसे करें कि ऊपर से जो कोई कबाड़ या घास वगैरह हो उसको हटा दें, लेकिन ऊपर की मिट्टी ना हटाएं और खुरपी से जिसमें जंग ना लगी हो, अंग्रेजी के वी, ऐसा वी आकार का बनाइए कि इधर से खुरपी से निकाल के मिट्टी हटा दें, इधर से निकाल दें, तो ये वी बन गया। इस वी में से फिर एक तरफ से उसकी पूरी परत मिट्टी की 6 इंच तक की ले लें और उसे किसी साफ ट्रे में या किसी थैले में जिसमें कोई गंदगी ना हो, साफ थैला हो, कपड़े का हो, पॉलीथीन का, उसमें रख लें। ऐसे 8-10 जगह से लें, अंग्रेजी का वी बनाएं 6 इंच का खुरपी से और एक तरफ से मिट्टी ले लें 6 इंच तक की, ऊपर से नीचे तक की, और फिर उसको किसी साफ फर्श पर या किसी साफ ट्रे में अच्छे तरह से मिला लें और उसमें से लगभग 400 ग्राम 500 ग्राम मिट्टी लेकर के उस पर पूरा खेत का विवरण, कौन सी फसल लेना चाहते हैं, किसान का नाम क्या है, कब मिट्टी ली गई है, वो सारा विवरण लिख करके और फिर प्रयोगशाला में भेजें। विवरण पूरा सही लिखा होना चाहिए क्योंकि जब नमूना लिया किसान ने तो वहाँ पर तो एक नमूना लिया गया है, लेकिन प्रयोगशाला में हज़ारों नमूने होते हैं। वहाँ अगर सही विवरण नहीं लिखा है तो कई बार नमूना फिर नहीं मिलता है बाद में और सही जाँच नहीं मिल पाती। जब मिट्टी की जाँच की रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या क्या जानकारी होती है, ये ज्ञान भी आवश्यक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने किसानों की सहायता के लिए एक ऐसा यंत्र बनाया है जिससे मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है ये तो पता चलता ही है, साथ ही खेत में कब कितनी मात्रा में कौन कौन सी खाद डालनी है इसकी जानकारी भी दी जाती है। एक कदम उन्नति की ओर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। पौधों की बढ़वार के लिए जितना जलवायु का अनुरूप होना आवश्यक है उतनी ही भूमिका मिट्टी की भी है।
अब जिस पौधे को लाल मिट्टी में होना है, उसकी बढ़वार काली मिट्टी में समान कैसे हो सकती है? हरित क्रांति के समय यह मान लिया गया कि खेती तो सिर्फ 3 पोषक तत्वों का खेल है, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट। पर धीरे धीरे पता चला कि पौधों को तो 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो उसे मिट्टी से मिलते हैं, और इसीलिए आज किसानों को गोबर खाद और केंचुआ खाद का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये जैविक खादें मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बेहद कारगर हैं। खासतौर से हरित क्रांति से संबंधित राज्यों में मिट्टी में जैवांश की हो रही कमी को दूर करने में जैविक खाद काफी महत्वपूर्ण है। जैविक खाद या कहें गोबर की खाद में लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे किसानों को अच्छी पैदावार मिलती है। जितनी जो जैविक खाद है, जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन उन पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। चूंकि मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो आप सघन खेती सिर्फ गोबर की खाद के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि उस खेती की पोषक तत्व की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। गोबर की खाद में उतना पोषक तत्व नहीं है। लेकिन गोबर की खाद का जो दूसरा महत्व है, इसमें जो जीवांश पदार्थ है, जो जैविक कार्बन है, वो कार्बन मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव हैं उनके गतिशीलता को, उनकी संख्या को, बहुत बढ़ाता है और वो मिट्टी में फिर बहुत फायदा करते हैं। तो इस प्रकार से गोबर की खाद का महत्व पोषक तत्वों के आधार पर कभी नहीं आंकना चाहिए। जितनी भी देसी खादें हैं उनका महत्व पोषक तत्वों से कहीं ज़्यादा है। पोषक तत्वों के अलावा भी उनका बहुत महत्व है, और वो जब कोई किसान इस्तेमाल करते हैं तब पता लगता है कि पोषक तत्व तो आप यूरिया, DAP, MOP, जिंक सल्फेट सबसे डाल सकते हैं, लेकिन जो फायदा देसी खाद से ले सकते हैं वो फायदा बहुत अद्भुत है। कई क्षेत्रों में खेती की गलत पद्धति अपनाने के कारण और जलवायु के कारण भी मृदा खराब हो चुकी है, या कहें क्षारीय या लवणीय मिट्टी हो गई है। इसके कारण क्या है और इन मृदाओं को ठीक करने के क्या उपाय हैं, इसकी जानकारी भी बेहद अहम है। लवणीयता और क्षारीयता और अम्लीयता, ये असल में कुछ तो मिट्टी के गलत इस्तेमाल पर डिपेंड करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जलवायु पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे जो सूखी या अर्ध शुष्क जलवायु है, जिसको आप कहेंगे अपने देश में, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, जहाँ वर्षा कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में हमेशा लवणीय और क्षारीय मिट्टियाँ होती हैं। समुद्री जो क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे की मिट्टियाँ हैं, उन क्षेत्रों में लवणीय मिट्टियाँ होती हैं। लेकिन जो पहाड़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर अम्लीय मिट्टियाँ होती हैं। तो इन अम्लीयता और क्षारीयता, लवणीयता, इसका टेस्ट एक्चुअली प्रयोगशाला में किया जाता है, और बिना टेस्ट किए कोई भी उसमें उपचार ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि टेस्ट करने के बाद क्या होगा, जब प्रयोगशाला में उसका परीक्षण होगा तो वो निश्चित मात्रा बताएंगे कि आप कितना, जैसे अम्लीय मिट्टी है तो उसमें चूना डालेंगे, क्षारीय मिट्टी है तो उसमें जिप्सम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मात्रा कितनी डालनी है ये प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद पता लगेगा। लवणीय मिट्टियों का सुधार थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लवणीय मिट्टियों के लिए कोई सुधारक नहीं होता। तो उसमें क्योंकि जितने सुधारक हैं सब एक तरह से लवण ही है, तो लवण से लवण का तो उपचार नहीं होगा। तो उसके लिए फिर प्रयोगशाला से ही संस्तुति की जाती है कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं। उसमें आप मिट्टी को, उस जो साल्ट्स हैं उनको खरोंच के बाहर कर सकते हैं, या ऐसे पौधों का जो लवणीयता के लिए सहनशील हैं उस तरह की फसलों या फसल चक्रों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छे पानी के सिंचाई जल के प्रयोग से भी कई बार कुछ हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। आज किसान जैविक खेती या कहें रसायन मुक्त खेती के हर पहलू को समझ रहा है और उसे अपना भी रहा है। हरी खाद, गोबर खाद, बायोगैस की स्लरी आदि का महत्व किसानों को अब समझ आ रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने किसानों की सहायता के लिए एक ऐसा यंत्र बनाया है जिससे मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है ये तो पता चलता ही है, साथ ही खेत में कब कितनी मात्रा में कौन कौन सी खाद डालनी है इसकी जानकारी भी दी जाती है। इसे कहते हैं पूसा STFR मीटर।
पूसा संस्थान मिट्टी परीक्षण सेवा में इस देश में अग्रणी रहा है। वास्तव में देखें तो मिट्टी परीक्षण की सेवा जब 1950-52 में शुरू हुई थी तो पूसा संस्थान से ही शुरू हुई थी। इसलिए यहाँ के वैज्ञानिक लगातार इस पर प्रयास करते रहे कि किस तरह से किसानों को मिट्टी के परीक्षण की सुविधा उनके घर तक पहुँचाई जाए। तो कई वर्षों के प्रयास के बाद एक मशीन विकसित की गई है जिसको पूसा STFR मीटर या पूसा सॉइल टेस्टिंग एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर का नाम दिया गया है। ये एक छोटा सा यंत्र है। इसके साथ एक शेकर और एक रिएजेंट का किट ये सब मिलता है, मशीन के साथ का ही हिस्सा है। और गांव में कहीं पर भी रख करके ये मशीन चलाई जा सकती है। ये मिट्टी के 14 गुणों का परीक्षण इसमें होता है। जो 12 जो पैरामीटर्स गवर्नमेंट की सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है वो, और 2 इसमें और परीक्षण होते हैं, वो है जिप्सम रिक्वायरमेंट और लाइम रिक्वायरमेंट, यानी चूने का मात्रा और जिप्सम की मात्रा। तो मिट्टी अगर क्षारीय या अम्लीय है उसका भी इससे परीक्षण होता है। और जो उर्वरता है मिट्टी के जो विभिन्न पोषक तत्वों की जो है मात्रा, उसका भी इससे परीक्षण किया जाता है। इसके आधार पर फिर उर्वरकों की संस्तुति भी ये मशीन देती है कि अगर मिट्टी परीक्षण इस तरह का है तो कितनी खाद डालें, ये भी ये मशीन बताती है। तो इस प्रकार से मशीन बहुत उपयोगी है। और जहाँ तक किसानों के खरीदने की बात है तो मैं ये कहूँगा कि एक किसी किसान के लिए तो उपयोगी मैं नहीं मानूंगा इसको। कारण है कि मशीन लेकर के फिर अपने खेत के 4, 6, 10 नमूने करके फिर उस मशीन का तो कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये मशीन ले सकते हैं और अपने पूरे ग्रुप के लिए इससे लाभान्वित हो सकता है। जो गांव का यूथ है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, 12th तक पढ़ा हुआ है, वो 2 से 4 दिन की 5 दिन की ट्रेनिंग लेकर के इस मशीन को एक व्यवसाय के तौर पे भी अपना सकता है, जो गांव में ही मिट्टी परीक्षण करे और उससे अपना आजीविका भी अर्जित कर सकते हैं और गांव में एक अच्छी गुणवत्तायुक्त मिट्टी परीक्षण की सेवा भी प्रदान कर सकते हैं। पूसा संस्थान ने ये मशीन कॉमर्शियल स्तर पर उत्पादन के लिए कई कंपनियों को लाइसेंस कर रखी है। तो वो कंपनियां, उन कंपनियों से मशीन परचेज की जा सकती है अगर आप मिट्टी परीक्षण करना चाहते हैं तो। और अगर कोई इसका एक फैक्ट्री ही लगाना चाहे कि हम पूसा STFR मीटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूसा संस्थान से संपर्क किया जा सकता है, क्योंकि फिर उसमें एक लाइसेंस की प्रक्रिया है। तो उसमें अगर लाइसेंस संस्थान से दे दिया जाएगा तो वो फैक्ट्री अपनी लगा करके और STFR मीटर बना करके भी कमर्शियल स्तर पर उसका विपणन या मार्केटिंग कर सकते हैं। देश की खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि खेत की मिट्टी उर्वर रहे और इसके लिए तमाम ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहे और इसका लाभ आने वाली हर पीढ़ी को मिले। विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ता भारत अन्न उत्पादन और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की अहमियत जानता है। आज इस जीवनदायिनी मिट्टी को बचाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। एक कदम उन्नति की ओर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। एक कदम उन्नति की ओर। मिट्टी में जैवांश की हो रही कमी को दूर करने में जैविक खाद काफी महत्वपूर्ण है। जैविक खाद या कहें गोबर की खाद में लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे किसानों को अच्छी पैदावार मिलती है। आज ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्माती धरती के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसका सबसे बुरा प्रभाव खेती पर ही हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मिट्टी के उपजाऊपन पर तो पड़ ही रहा है, जिससे पैदावार में कमी आने के साथ साथ कीटों और रोगों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। इस चुनौती को भी अब गंभीरता से लेना होगा और इसके दुष्प्रभावों से बचने के रास्ते तलाशने होंगे। जो बेमौसम
घटनाएं हो रही हैं, बेमौसम बरसात हो रही है या जहां बरसात उतनी ज़्यादा नहीं होती वहां बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि मिट्टी का क्षरण, कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है जगह जगह। जो हमारा जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी में लवणीयता या और कई सारे दोष बढ़ रहे हैं, पोषक तत्वों की कमी हो रही है, ऑर्गेनिक कार्बन जो मिट्टी का जैव कार्बन या जैविक पदार्थ जो मिट्टी के प्राण जिसको कहते हैं कि जान है मिट्टी की, उसमें गिरावट आ रही है, उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। तो इस प्रकार की कई समस्याएं जलवायु परिवर्तन से आ रही हैं। जहां तक इससे निराकरण की या इसके उपचार या प्रबंधन की बात है, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें मिट्टी परीक्षण का बहुत योगदान है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर अगर हम पोषक तत्वों का मिला जुला इस्तेमाल करें, क्योंकि मिला जुला इस्तेमाल से मतलब यह है कि सिर्फ रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करें, रासायनिक खादों और जैविक खादों का मिला जुला इस्तेमाल करेंगे तो उससे मिट्टी की रासायनिक, भौतिक और जैविक तीनों तरह की गुणवत्ता में, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। खेत की मिट्टी को बचाना बेहद आवश्यक है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी हमारे पास मौका है इस उपजाऊ मिट्टी को संजोने का, संरक्षित रखने का। मैं किसानों को एक दो बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये देखिए, मिट्टी परीक्षण की अनदेखी न करें, मिट्टी परीक्षण अवश्य कराएं। इसको किसी के कहने में ना आए कि मिट्टी परीक्षण से कोई फायदा नहीं होता है, इससे बहुत फायदा होता है। देश की मिट्टियों में तरह तरह के पोषक तत्वों की कमी आ रही है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जब तक आप जानेंगे नहीं कि ये क्या कमी है, तब तक आप सही तरीके से उसका प्रबंधन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि सिर्फ उर्वरकों पर आश्रित न रहें, उर्वरकों और खादों का मिला जुला इस्तेमाल करें। खादों की जब मैं बात करता हूं तो उसमें गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, हरी खाद है, जैव उर्वरक हैं, फसल अवशेष हैं। तो ये बहुत सारे जो हमारे फार्म पर ही चीज़ें तैयार की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। सरकार का भी इन पर बहुत जोर है। उनका इस्तेमाल उर्वरकों के साथ साथ अगर करेंगे तो मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, आपकी उत्पादन लागत में कमी आएगी और आप देखेंगे धीरे धीरे सेहत में, मिट्टी की सेहत में सुधार हो रहा है। और जो प्रोडक्शन होगा, ये प्रोडक्शन भी, जो उत्पादन होगा, उसकी भी गुणवत्ता अच्छी होगी। मिट्टी में समाया एक पूरा संसार होता है जिसमें जीवाणु, शैवाल, कवक, परजीवी आदि होते हैं जो मिट्टी को जीवनदायिनी बनाते हैं। मिट्टी में फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर कई तरह की जैव रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं जो पैदावार में सहायक हैं। लेकिन एकल फसल प्रणाली, सघन कृषि पद्धति, रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित उपयोग ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कमजोर कर रहा है। विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ता भारत अन्न उत्पादन और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की अहमियत जानता है। आज इस जीवनदायिनी मिट्टी को बचाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। प्रकृति कई हजार वर्ष में मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत तैयार करती है, लेकिन उसे नष्ट करने में कुछ दशकों का ही समय लगता है। इस मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए कई सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं और जिसमें हम सभी की भागीदारी आवश्यक है। देश के लिए, जीवन के लिए, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। अगली कड़ी में देखिए, आज के प्रदूषण के दौर में राहत देते हमारे मित्र सजावटी पौधे। ऑक्सीजन बढ़ाते इन सजावटी पौधों के बारे में जानेंगे एक कदम उन्नति की ओर की अगली कड़ी में।